बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और साथ में हम ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी डिस्कस कर लेंगे कि ये किस तरह होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, और लास्ट में हम उसका मैकेनिज़्म पढ़ लेंगे कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर किस तरह काम करता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का इंटरेक्शन, उन सब का लिंक, राबता किस चीज़ के साथ होता है, एनवायरनमेंट के साथ होता है। एनवायरनमेंट के अंदर जो भी तब्दीली आती है ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसी तब्दीली के मुताबिक अपना रिस्पॉन्स देता है, अपना जवाब देता है। और ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, एक ताउन के ज़रिए होता है ये सब कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई ख़त लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेन उठाते हैं, फिर एक पेपर उठाते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं क्या लिखूं। इसके बाद हम क्या करते हैं, राइटिंग स्टार्ट करते हैं और एक ख़त लिखते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसा कि ब्रेन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा हमारे हाथ जो हैं इसके अंदर, ये मसल वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसी तरह जब हमारे पाँव के अंदर कोई नेल वगैरह चला जाए तो सबसे पहले क्या होता है, उस रीजन में हमें पेन महसूस होता है। उस पेन से क्या होता है, एक नर्व इम्पल्स क्रिएट हो जाता है न्यूरॉन्स के अंदर और वो चला जाता है हमारे ब्रेन की तरफ। हमारा ब्रेन क्या करता है, हमें डिसीजन देता है कि तुम क्या करो, अपना पाँव उठाओ और किसी सेफ जगह पे क्या हो जाओ, बैठ जाओ। और वह हम क्या करते हैं, अपने हाथ के ज़रिए क्या करते हैं, उस नेल को बाहर निकाल देते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा लेग के अंदर जो मसल है, हम जब पाँव उठाते हैं तो ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो ये मसल भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरह हमारे हाथ भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये सब कुछ किस तरह होता है, तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो आज हम इस कोऑर्डिनेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन, ताउन किस तरह होता है। कोऑर्डिनेशन की असल मीनिंग है उर्दू में ताउन, लेकिन अब इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन की डिफिनीशन क्या है। कोऑर्डिनेशन मीन्स, कोऑर्डिनेशन से मुराद है द वर्किंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का आपस में काम करना, टुगेदर काम करना, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, और एक ख़ास काम को सर अंजाम देना, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, इसको ताउन कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन किसे कहा जाता है, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का आपस में इकट्ठे काम करना और एक ख़ास काम सर अंजाम देना, ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है नर्वस कोऑर्डिनेशन और सेकंड वन क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन जैसा कि नाम से जाहिर है ये किस चीज़ के थ्रू कंट्रोल होता है, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम मौजूद है, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। परफॉर्म्ड बाई नर्वस सिस्टम, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है ये परफॉर्म होता है किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है या परफॉर्म होता है। सेकंड वन पॉइंट क्या है, प्रेजेंट इन एनिमल्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये सिर्फ जानवरों में पाया जाता है। थर्ड वन क्या है, एब्सेंट इन प्लांट, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है ये प्लांट में एब्सेंट होता है। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जैसा कि बैक्टीरिया हो गया या अमीबा वगैरह हो गए, इन सब में क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन ये एब्सेंट होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो इसलिए इनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी एब्सेंट होता है, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू परफॉर्म होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू या हम कहें नर्वस सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होता है। एंड फंजाई, एल्जीज, और इसके अलावा फंजाई के अंदर और एल्जीज के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ। परफॉर्म्ड बाय केमिकल, ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो हैं ये किस चीज़ के थ्रू कंट्रोल होता है, ये केमिकल्स के थ्रू कंट्रोल होता है, कॉल्ड हार्मोन, जिनको हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन क्या होते हैं, इनको इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में हम पूरी तरह डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या होते हैं केमिकली, इनका नेचर क्या होता है और कौन सी चीज़ें हैं हमारे बॉडी के अंदर या कौन से स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के अंदर जो ये केमिकल को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं।
सेकंड वन ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट इन एनिमल। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होता है। हमारे बॉडी के अंदर ये दोनों मौजूद होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा दूसरे एनिमल जो हैं, दूसरे जानवर जो हैं, उनके अंदर भी ये मौजूद होता है। थर्ड वन ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट इन दीज, इनमें प्रेजेंट होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन किन में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया, अमीबा और इसके अलावा फंजाई और एल्गीज, इन सब में ये केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है। लेकिन इनमें ये नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये एब्सेंट होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है ये फास्टर काम करता है बनिस्बत केमिकल कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है ये नर्वस सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होता है। और नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, नर्व एम्पल्स। और नर्व एम्पल्स जो होती हैं उसकी स्पीड 150 मीटर पर सेकंड होती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कितनी होती है, 150 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 150 मीटर फासला तय करना। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये फास्टर काम करता है, इसलिए नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये फास्टर होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है ये केमिकल हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। हार्मोन जो होते हैं केमिकल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे ये रिलीज़ होते हैं ब्लड में, और फिर ब्लड में ये सर्कुलेट होते हैं और टारगेट आर्गन की तरफ जाकर वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके लिए टाइम लगता है, इसलिए ये स्लो काम करता है बनिस्बत नर्वस कोऑर्डिनेशन का। अब लास्ट वन आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ, कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स जो हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये हमारे बॉडी के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर किस तरह काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, काम करने का तरीका किस तरह होता है। तो कोऑर्डिनेशंस को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन को भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी। इसमें फर्स्ट वन क्या होता है, फर्स्ट वन फेज़ होता है रिसीविंग स्टेमुलस, स्टेमुलस को रिसीव करना। अब ये स्टेमुलस क्या है, एनी चेंज इन दी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोई भी तब्दीली आ जाना बैरूनी माहौल में या बॉडी के अंदरूनी माहौल में, इस तब्दीली को, इस चेंज को क्या कहा जाता है, स्टेमुलस। बैरूनी तब्दीली क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, स्किन को टच करते हैं तो ये एक एक्सटर्नल चेंज है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल किडनी के अंदर पेन है तो ये क्या है, एक इंटरनल चेंज है। तो कोई भी तब्दीली अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो तो उस चेंज को, उस तब्दीली को स्टिमुलस कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीविंग स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस को रिसीव करना। सेकंड वन होता है मैसेज टू द कोऑर्डिनेटर, फिर कोऑर्डिनेटर की तरफ इस स्टिमुलस के बारे में एक मैसेज भेज दिया जाता है और कोऑर्डिनेटर क्या करता है, उस मैसेज को एनालाइज करता है, डिटेल में स्टडी कर देता है और एक डिसीजन तैयार कर देता है। और लास्ट वन में क्या होता है, प्रोड्यूसिंग रेस्पॉन्स, और उस चेंज के मुताबिक कोऑर्डिनेटर क्या कर देता है, बॉडी को एक मैसेज भेज देता है और बॉडी क्या करता है, उसके खिलाफ एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये सब कुछ किस तरह होता है, इनको हम डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन को कि ये किस तरह परफॉर्म होता है, रिसीविंग स्टिमुलस किस तरह होता है, कोऑर्डिनेटर इसके अंदर कौन है और लास्ट में रिस्पॉन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम में ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक सिलेंडर। तो यहाँ पर हमने लाया क्या, एक सिलेंडर। इस सिलेंडर को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और इस सिलेंडर को ऑन करने के बाद इससे क्या निकल रहा है, फायर निकल रहा है, आग निकल रहा है। और हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर आहिस्ता हाथ को क्या कर दिया, इसी तरह लाया और रख दिया। तो अब ये फायर क्या है, ये जो सिलेंडर से बाहर निकल रहा है, ये फायर एक स्टिमुलस है। अब ये एक तब्दीली है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब ये फायर जब हमारे स्किन को टच करता है तो क्या होता है, स्किन के अंदर न्यूरॉन्स के एंडिंग्स होते हैं। तो ये स्किन क्या करता है, इस स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस जो है इस पैगाम को रिसीव करता है, कौन, स्किन, क्योंकि स्किन के अंदर न्यूरॉन्स के एंडिंग मौजूद होते हैं। तो अब ये स्किन क्या हो गया, ये रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर। रिसेप्टर किसे कहा जाता है, बॉडी के अंदर वो पार्ट जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, रिसेप्टर कहा जाता है।
तो रिसेप्टर एक सेल भी हो सकता है, आर्गन भी हो सकता है, इसके अलावा एक टिश्यू भी हो सकता है। तो रिसेप्टर क्या होता है? अ स्ट्रक्चर विच रिसीव स्टेमुलस, वो चीज़ जो स्टेमुलस को रिसीव करती है उसको क्या कहा जाता है? रिसेप्टर। तो अब यहाँ पे ये स्किन क्या हो गया? रिसेप्टर। अब स्किन के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं वो न्यूरॉन क्या करेंगे? इसके अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल मतलब नर्व इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा और ये नर्व इम्पल्स आगे चला जाएगा कहाँ पे? आगे चला जाएगा कुछ इस तरह, और इस न्यूरॉन का यहाँ पे क्या है? सेल बॉडी यहाँ पे होती है और ये अंदर चला जाता है स्पाइनल कार्ड के अंदर, और स्पाइनल कार्ड में ये पहुँच जाता है किस चीज़ की तरफ? ग्रे मैटर की तरफ पहुँच जाता है। और ग्रे मैटर का ये पोर्शन जो है जिसको डोर्सल हॉर्न कहा जाता है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाता है। ये छोटा सा सेक्शन क्या है? ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये न्यूरॉन जो यहाँ से मैसेज को या इम्पल्स को ले जाता है अबाउट द फायर, ये न्यूरॉन क्या कहलाता है? इस न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। और ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं। ये तो सिर्फ हमने एक नर्व सेल को बना दिया है या एक न्यूरॉन को बना दिया है, तो ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं। तो इसको फिर हम सेंसरी नर्व भी कह सकते हैं, नर्व। तो आप सेंसरी नर्व कहें या सेंसरी न्यूरॉन कहें, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर कलेक्शन है मैनी न्यूरॉन का तो फिर हम क्या कहेंगे? नर्व कहेंगे। अब ये यहाँ पे जब टर्मिनेट हो जाता है तो यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है और कुछ इसी तरह आगे की तरफ चला जाता है और इस मैसेज को ले जाता है कहाँ पे? ब्रेन की तरफ। और यहाँ पर क्या होता है? ब्रेन इसको डिटेल में स्टडी कर देता है और यहाँ पे एक डिसीजन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एनालिसिस होती है किस चीज़ के बारे में? इस स्टेमुलस के बारे में। फिर डिसीजन को बनाने के बाद ये डिसीजन नेक्स्ट न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको भेज दिया जाता है और ये न्यूरॉन क्या करते हैं? इस डिसीजन को आगे ले जाते हैं और यहाँ पे आकर एंड हो जाती है इन न्यूरॉन्स का। ये क्या है? ये है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये है ग्रे मैटर, और इस ग्रे मैटर का ये पोर्शन क्या है? ये हॉर्न, इसको कहा जाता है वेंट्रल हॉर्न। तो इस वेंट्रल हॉर्न में इस न्यूरॉन की एंडिंग होती है। अब यहाँ से एक अनदर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है और ये ले जाता है इस मैसेज को कुछ इस तरह ले जाता है कहाँ पे? उस जगह पे जिस जगह पे इसका लास्ट एक्शन शो होता है। और यहाँ पे क्या है? एक मसल है, ये क्या है? एक मसल। और हम क्या करते हैं? हमारे हाथ के मसल क्या करते हैं? कंट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना हाथ हम क्या कर देते हैं? ऊपर उठा देते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसको कहा जाता है एफेक्टर। एफेक्टर, एफेक्टर वो आर्गन होता है जिसके ऊपर लास्ट एक्शन शो होता है। तो यहाँ पे लास्ट एक्शन किस पे शो हो गया? मसल पे शो हो गया। तो ये मसल क्या है? ये एक एफेक्टर है। इसके अलावा ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गया। अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन की शक्ल में है, रिफ्लेक्स एक्शन की शक्ल में है, तो ये मैसेज यहाँ पे आकर सेंसरी न्यूरॉन में आकर ये ऊपर भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन नहीं होता, वापस कमांड नहीं मिलता। यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन मौजूद होते हैं जिनको इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। ये क्या है? इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं? डायरेक्टली मैसेज भेज देते हैं इन मोटर न्यूरॉन को। ये न्यूरॉन क्या है? ये है मोटर न्यूरॉन। ब्रेन को तो पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, एक स्टिमुलस आ चुका है, लेकिन ये बहुत क्विक होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन, और ये डायरेक्टली स्पाइनल कार्ड कंट्रोल कर देता है। तो अब ये दो स्ट्रक्चर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इन दोनों को कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। ये दोनों क्या हैं? ये इस सिस्टम के कोऑर्डिनेटर हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों क्या हैं? कोऑर्डिनेटर हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है?
स्किन क्या है, एक रिसेप्टर है जो कि स्टिमुलस को रिसीव करती है। स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद इसको भेज दिया जाता है स्पाइनल कार्ड की तरफ, स्पाइनल कार्ड से ये ऊपर भेज दिया जाता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन क्या करता है, एनालिसिस करता है, डिटेल में इसको स्टडी कर देता है स्टिमुलस को। फिर स्टिमुलस के मुताबिक एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है और इसको न्यूरॉन्स के थ्रू नीचे भेज दिया जाता है। और स्पाइनल कार्ड का जो ग्रे मैटर का जो वेंट्रल हॉर्न होता है, यहाँ पे इसकी टर्मिनेशन होती है। ग्रे मैटर के वेंट्रल हॉर्न से एक अनदर न्यूरॉन कंटिन्यू हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन, और ये इफेक्टर तक पहुँच चुका होता है और यहाँ पे लास्ट में एक्शन शो किया जाता है। इफेक्टर जो होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में, ये मसल भी हो सकते हैं और इसके अलावा ग्लैंड भी हो सकते हैं। ग्लैंड किस तरह हो सकते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक डिलीशियस फूड को देखते हैं तो उससे क्या लाइट रेज हमारे आंखों के अंदर चले जाते हैं और फिर आंखों से ये ब्रेन की तरफ चले जाते हैं और ब्रेन फिर क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड को क्या देता है, एक प्रॉपर मैसेज देता है कि तुम क्या करो, सलाइवा सिक्रेट करो। तो फिर हमारे मुंह के अंदर पानी सा आ जाता है। तो क्या होता है, इफेक्टर मसल भी हो सकते हैं और इसके अलावा ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। अब आते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन को एक अनदर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हो गया जर्नल ब्लड सर्कुलेशन। GBC से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जर्नल ब्लड सर्कुलेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फूड खा लिया है और हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि इस फूड के अंदर ग्लूकोज क्या है, हाई अमाउंट में मौजूद है। तो ये हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके कहाँ पे आ गया है, ब्लड सर्कुलेशन में ये पहुंच चुका है। अब ये हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या है, ये एक स्टिमुलस है। इसमें ये क्या हो गया, एक स्टिमुलस। अब ये हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड के अंदर, जनरल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर हार्ट है, हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट। अब ये हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, इस जर्नल ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, ये एक फंक्शनल डायग्राम है, एग्जैक्ट एनाटॉमिकल डायग्राम ये नहीं है। ये हमने सिर्फ आप लोगों की समझ के लिए बना दिया है कि ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लूकोज जो है ये तो ब्लड वेसल में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आगे जा रहा है कहाँ, पेंक्रियाज की तरफ, और ये यहाँ पे पहुँच गया पेंक्रियाज में, यहाँ तक ये पहुँच गया कौन, ग्लूकोज। अब ये लीप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये है पेंक्रियाज, ये हो गया पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज के अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इनको कहा जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहान, आइलेट ऑफ लैंगरहान। और इन आइलेट ऑफ लैंगरहान के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, बीटा सेल, बीटा सेल। और ये बीटा सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट कर देते हैं। इसका एनाटमी किस तरह होता है आइलेट ऑफ लैंगरहान का, इसको हम आगे इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि किस तरह ये नर्वस कोऑर्डिनेशन काम करता है। ज़्यादा डिटेल की तरफ हम नहीं जाएंगे, इसके एनाटमी को आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, बीटा सेल मौजूद होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहान के अंदर। तो ये बीटा सेल क्या करते हैं, इस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करते हैं। तो अब ये बीटा सेल्स जो हैं ये क्या हैं, ये एक रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, रिसेप्टर, रिसेप्टर, क्योंकि इसने क्या कर दिया, मैसेज को रिसीव कर दिया। तो इसको रिसीव करने के बाद, मैसेज को रिसीव करने के बाद बीटा सेल क्या करते हैं, एक स्पेशल केमिकल को रिलीज़ करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है, इस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से। और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, यहाँ पे मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इंसुलिन पे क्या करता है, आगे चला जाता है कहाँ पे,
जर्नल ब्लड सर्कुलेशन में। यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्लूकोज और साथ में मैंने लिख दिया आई मतलब इंसुलिन। तो ये इंसुलिन और ग्लूकोज इसी तरह सर्कुलेट होंगे कहाँ पे, ब्लड में, और ये आ गया इंसुलिन यहाँ पे। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, इस पूरे जर्नल ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये चला गया कहाँ पे, ये यहाँ से जाकर आगे चला गया मसल की तरफ, यहाँ पे आ गया इंसुलिन। और इसके अलावा यहाँ पे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी मौजूद होंगे क्योंकि ये भी इस ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एक स्टोरेज फॉर्म में। इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और ये कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है मसल। ये मसल में इसको स्टोर कर देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में, कौन, इंसुलिन। ये आई क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में। इसके अलावा इस ग्लूकोज को लीवर के अंदर भी स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे भी सर्कुलेशन में क्या आ जाएगा, इंसुलिन आ जाएगा और ग्लूकोज को क्या कर देगा, ग्लाइकोजन में लीवर सेल के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। अब यहाँ पे जो बीटा सेल ने क्या कर दिया, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट कर दिया, तो ये हो गया रिसेप्टर। अब ये बीटा सेल जो हैं ये क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप लोग दोनों को कह सकते हैं, या बीटा सेल को भी कह सकते हैं या इस पूरे पेंक्रियास को भी कह सकते हैं। बीटा सेल या पूरा पेंक्रियास क्या हो गया, ये हो गया कोऑर्डिनेटर। और ज़्यादा बेहतर बात यह है कि हम पूरे पेंक्रियास को कोऑर्डिनेटर कहें, कोऑर्डिनेटर। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर को मैसेज आ गया, कोऑर्डिनेटर ने अब क्या कर दिया, इंसुलिन रिलीज़ कर दिया। इंसुलिन ने क्या कर दिया, इंसुलिन ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में मसल सेल में, और इसके अलावा लीवर के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये लीवर और ये मसल ये दोनों क्या हो गई, ये इसके हो गए एफेक्टर। आखिरी इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, एफेक्टर। ये हो गया स्टिमुलस, कोऑर्डिनेटर और एफेक्टर। तो ये तो हो गया किस चीज़ का एग्जाम्पल, ये हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट वन में एक सिंपल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो आदमी हैं और ये आदमी जो है ये बाहर खड़ा हुआ है और ये अंदर खड़ा हुआ है एक रूम के अंदर, और इनके दरमियान ये क्या है, एक डोर है, डोर। इस सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। ये आदमी आ गया फॉर एग्जाम्पल और इसने क्या कर दिया, इसने नॉकिंग कर दी, नॉकिंग कर दी किस चीज़ के ऊपर, इस डोर के ऊपर। अब ये नॉकिंग क्या है, ये नॉकिंग जो है ये एक स्टिमुलस है। ये क्या है, एक स्टिमुलस। अब इस स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा, अब ये ईयर इसको रिसीव करेगा। इस आदमी के जो ईयर है, जो रूम के अंदर बैठा हुआ है, इसके ईयर क्या करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। तो ईयर क्या हो गए, रिसेप्टर। अब ईयर से क्या हो जाएगा, ये मैसेज भेज दिया जाएगा आगे ब्रेन की तरफ। ब्रेन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बी। ब्रेन में इसके ऊपर एनालिसिस होगा और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा और इसको भेज दिया जाएगा कहाँ पे, इस आदमी के लेग की तरफ भी इसको भेज दिया जाएगा, लेग के मसल जो हैं उनकी तरफ, और इसके अलावा ये आर्म के मसल की तरफ भी भेज दिया जाएगा, आर्म के मसल। तो ये आदमी क्या करेगा, उठ जाएगा और दरवाजे के तरफ चला जाएगा और क्या करेगा, अपने हाथों को हरकत दे के कुंडी को क्या करेगा, खींचेगा और दरवाज़ा खोलेगा। तो अब ये दोनों क्या हैं, ये हैंड के अंदर मसल, ये हैंड के अंदर मसल और लेग के अंदर मसल, इन पे लास्ट में काम हो रहा है। तो ये क्या है, ये है इनके एफेक्टर
एफेक्टर, और ये क्या है, या ब्रेन जिसने डिसीजन कर दिया, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर कुछ इस तरह परफॉर्म होता है। तो ये था जर्नल सा इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन की डेफिनीशन, उसके टाइप्स और उसका मैकेनिज़्म। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।